अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप दोस्त? उम्मीद खैरियत से होंगे। तो लेसन नंबर 23 के साथ हाजिर हुआ हूँ। मार्केट स्ट्रक्चर जो हमारा चल रहा है उसमें वेलफेयर इकोनॉमिक्स जो है वो बेसिकली हमारा न्यू टॉपिक है। इसमें जो मार्केट स्ट्रक्चर चल रहा है उसके अंदर सबसे पहले हम एक चीज़ को समझना है, वो है किनकेट डिमांड कर्व। बेसिकली ये टॉपिक हमारा रह गया है, किनकेट डिमांड कर्व क्या होती है। इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा फोकस कीजिएगा कि सबसे पहले तो दो अजम्पशन जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ये दो अजम्पशन कौन कौन सी, एक तो ये कि कोई भी जो दो फर्म्स हैं, ठीक है, वो नॉन क्लूसिव हैं। ओलिगोपोली के अंदर नॉन क्लूसिव है, ठीक है। नॉन क्लूसिव का क्या मतलब है? दोनों के अंदर कोई मुआहिदा नहीं हुआ हुआ, दोनों की प्राइस एक नहीं है, दोनों जब चाहें अपनी मर्ज़ी से प्राइस हाई कर सकते हैं या प्राइस लो कर सकते हैं। सेकंड थिंग ये है कि दोनों ने अपनी मर्ज़ी से मैक्सिमम प्राइस सस्टेन की हुई है, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा, तीन फर्म सपोज कर लेते हैं, तीन फर्म है। अब उनमें से एक फर्म ने थोड़ी सी चालाकी ये की है कि वो अपनी प्राइस को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेती है, इधर ले आती है, क्योंकि ये प्राइस वाली ये प्राइस को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेती है, क्योंकि प्राइस इस तरह इंक्रीज़ हो रही है। वो प्राइस को जब थोड़ा सा इंक्रीज़ करती है तो इंक्रीज़ तो हुआ लेट्स सपोज 5%, लेकिन उसके साथ आप देखें तो ये जो उनकी टोटल क्वांटिटी या टोटल डिमांड थी वो बेसिकली 20% डाउन हो गई है। वो कहता है कि ओ यार ये क्या हुआ, हमने तो प्राइस थोड़ी सी जो है वो इंक्रीज़ की थी लेकिन डिमांड हमारी डाउन हो गई है। लेकिन इसके बरक्स अगर वो कोई कंपनी ऐसा करती है, उनमें से कोई एक कंपनी कि वो प्राइस को लो करती है, वो थोड़ा सा लो करती है, ये प्राइस को थोड़ा सा लो करती है, लेकिन उससे क्या होता है, जो डिमांड है उस पर इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता, जबकि प्राइस जो है वो ज़्यादा लो करनी पड़ जाती है। अब प्राइस हाई करना, उसके साथ क्वांटिटी डिमांड लो हो जाना, ये तो इलास्टिक है, ठीक है। मैंने आपको बताया था ये तो इलास्टिक है, लेकिन प्राइस को हमने डाउन कर दिया लेकिन क्वांटिटी डिमांड पे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, तो फिर ये क्या है? इन इलास्टिक है, ठीक है। तो इलास्टिक और इन इलास्टिक का ये जो चक्कर हमारे पास डिमांड करवाती है, ये बेसिकली किनकेट डिमांड कर्व कहलाती है, जिसमें एक बंदे जो चालाकी करता है यानी कि प्राइस हाई करता है तो उससे उसको ही नुकसान होता है, जबकि एक फर्म ऐसे आप समझ लें कि ये ए बी फर्म है और ये बी फर्म है। अगर ए फर्म प्राइस को हाई करती है तो बी फर्म प्राइस को हाई नहीं करती, वो उतनी ही रहने देती है, जबकि ए फर्म अगर प्राइस को लो करती है तो इसके साथ बी फर्म को भी प्राइस लो करना पड़ती है। जब दोनों की प्राइस लो हो जाती हैं तो हमारे कंज्यूमर तो उतने ही हैं मार्केट में, तो वो ज़्यादा नहीं सेल होगी चीज़, वो उतनी की उतनी ही सेल होगी। प्राइस हाई करने से इसकी जो है डिमांड कम हो सकती है लेकिन इसकी तो सेम रहेगी, ठीक है। इसको बेसिकली कहते हैं किनकेट डिमांड कर्व। अब इसके अंदर ये चीज़ें हैं, आ रिलेटिवली मोर इलास्टिक सेगमेंट फॉर प्राइस इंक्रीज। अब ये देखें, मैंने आपको बताया था कि जब वो प्राइस इंक्रीज करता है तो वो इलास्टिक सेगमेंट होता है, ठीक है, वो ज़्यादा होता है। इसके बरक्स कि जब वो प्राइस डिक्रीज़ करता है तो वो इलास्टिक सेगमेंट जो है वो बहुत कम होता है, वो डिक्रीज़ होता है, ठीक है। ये दो पॉइंट आपने याद रखने हैं। इसके बाद आ जाता है द रिलेटिव इलास्टिसिटी ऑफ दीज टू सेगमेंट्स आर बेस्ड ऑन द इंटरडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग ऑफ ओलिगोपोलिक फर्म्स। ये दोनों फर्म्स का इंटरडिपेंडेंट डिसीजन होता है, ठीक है, जिसमें उन्होंने प्राइस अगर हाई करनी है या लो करनी है, जो इलास्टिसिटीज़ को कंट्रोल करना है, वो बेसिकली दोनों का इंटरडिपेंडेंट डिसीजन होता है ओलिगोपोली के अंदर। नॉन प्राइस कंपटीशन के अंदर क्या होता है? मींस कंपटीशन अमंग द फर्म बेस्ड ऑन फैक्टर्स अदर देन प्राइस। इसके अंदर वो बात कर रहा है कि इसके अंदर सिर्फ वो अदर फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं नॉन प्राइस कंपटीशन के अंदर। कौन कौन से? फॉर एग्जांपल बिजली महंगी हो गई, या फिर जगह की कॉस्ट ज़्यादा हो गई, या पेट्रोल हाई हो गया, उसकी वजह से क्या हुआ ये बेसिकली
नॉन प्राइस कंपटीशन के अंदर बेसिकली ये वाले फैक्टर्स तो इंक्लूड नहीं होते, बिजली महंगी हो जाना, पेट्रोल का महंगा हो जाना, XYZ। इसके अंदर आ जाता है कि उसने एडवर्टाइजमेंट पे प्राइवेटली कितना खर्चा किया। उसने लेट्स सपोज 1 करोड़ एडवर्टाइजमेंट पे लगा दिया, तो वो तो अगर वो 1 करोड़ ना भी लगाता तो उसका वो एक्सपेंडिचर तो नहीं ना था, तो फिर वो जो है ना वो प्राइस कंपटीशन जो नॉन प्राइस कंपटीशन के अंदर आ जाती है चीज़। Oligopoly and public interest. In oligopoly, firms are able to earn supernormal profit. Able हो सकते हैं, कर सकते हैं। This is also the feature of monopoly. ये भी monopoly का फीचर है, लेकिन ऐसा होता बहुत रेयर है। क्यों? बट दिस इज नॉट द फीचर ऑफ अ परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर भी ऐसा नहीं होता। दोनों के अंदर कंपटीशन लगा रहता है कि कम से कम हम पैसों के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ तैयार करके कम से कम प्राइस में सेल कर दें। वो फर्म्स कैन यूज़ देयर प्रॉफिट इन कॉस्ट मिनिमाइजेशन टेक्निक्स। ठीक है, ओलिगोपोली के अंदर कैसे हो जाता है कि ये 8 से 10 फर्म्स होती हैं जो आपस में जो है ना क्लूसिव हो जाती हैं। क्लूसिव होने का मतलब यही है कि आपस में इत्तेहाद कर लेती हैं कि हाँ यार हमने प्राइस इतनी रखनी है, अगर हम डाउन करेंगे तो हम इतनी प्राइस। ये इसकी सिंपल सी एग्जांपल ये है कि ये जो कोल्ड ड्रिंक वाली फैक्ट्रीज़ हैं जैसे कि कोका कोला, स्प्राइट या फिर 7 अप हो गई है, तो ये जो कंपनीज़ हैं ये आपस में क्लूसिव हैं। इन्होंने कहा जितनी प्राइस आपकी होगी उतनी प्राइस हमारी होगी। ठीक है, और इससे वो मैक्सिमम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही हैं। अब आ जाती है बात वेलफेयर इकोनॉमिक्स की। वेलफेयर इकोनॉमिक्स क्या होता है? बेसिकली वेलफेयर इकोनॉमिक्स होता है कि 2 तरह के इकोनॉमिक्स होता है, एक तो 3 तरह का बेसिकली। एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये वेलफेयर इकोनॉमिक्स जो है ये एक ब्रांच है, किसकी? इकोनॉमिक्स की ब्रांच है, जो कि नॉर्मेटिव इश्यूज़ को यानी कि व्हाट शुड बी डू, यानी कि अब हमने क्या करना है उनको डील कर रही होती है। वेलफेयर इकोनॉमिक इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट यूज माइक्रो इकोनॉमिक्स टेक्निक्स। यानी कि ये बेसिकली मैंने बताया 2 किस्म की इकोनॉमिक्स है, एक माइक्रो एक मैक्रो। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो टेक्निक्स हैं उनको यूज़ करके मलूज़ा खातिर रख के इस्तेमाल करके डिटरमिन कर रही होती है एलोकेटिव एफिशिएंसी विद एन इकोनॉमी। सिंपल अल्फाज में, यार ये तो वर्डिंग है, सिंपल अल्फाज में ये है कि किस तरह से लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जाए, अपने स्केयर रिसोर्सेज को यूज़ करके प्राइस को किस तरह से कम किया जाए और लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जाए। ये सिंपल अल्फाज हैं। अगर पेपर में आए तो ये सिंपल अल्फाज आप लिख देंगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। अपने स्केयर रिसोर्सेज को यूज़ करके कम से कम प्राइस में कोई चीज़ तैयार की जाए और कम से कम प्राइस में लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जाए, वेलफेयर इकोनॉमिक्स कहलाता है। मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, सिंपल सी बात है, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। एडवर्टाइजमेंट पे जो टीवी वगैरह में कमर्शियल वगैरह चलाते हैं तो उस पर जो कॉस्ट आ रही है उनको वो मार्जिनल जो है वो कॉस्ट है बेसिकली। मार्जिनल कॉस्ट, सोशल कॉस्ट। अब ये मार्जिनल सोशल कॉस्ट क्या होता है? इससे पहले तो आपको सोशल कॉस्ट का पता होना चाहिए। सोशल कॉस्ट क्या होती है? ऐसी कॉस्ट जो कि कंपनी के अलावा दूसरे लोग उसको बेयर करते हैं, वो बेसिकली सोशल कॉस्ट कहलाती है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी जो है वो कोई प्रोडक्ट तैयार कर रही है, उसके साथ वो अपना वेस्ट मटेरियल जो है वो पानी में बहा देती है, उस पानी की से आलूदगी वगैरह फैलती है जिससे लोगों में जो है बीमारियां जन्म लेती हैं। तो वो जो बीमारियां हैं वो लोगों को नुकसान पहुंचा रही हैं, एक्चुअली उनका रोल तो नहीं था इसके अंदर। तो ये बेसिकली सोशल कॉस्ट है जो पूरे माशरा बेयर कर रहा है। ठीक है, पॉजिटिव कॉस्ट भी हो सकती हैं, पॉजिटिव सोशल कॉस्ट, जैसे कि कुछ बंदे अगर एजुकेशन हासिल करते हैं तो उससे माशरे में क्या, माशरा खुशगवार हो जाता है, माशरे में तरक्की करता है, इकॉनमी मजबूत होती है, तो वो हमारा पॉजिटिव सोशल कॉस्ट हो जाती है। अब मार्जिनल सोशल कॉस्ट से क्या मुराद है? ये होती है मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट, जो भी एक कंपनी की प्राइवेट कॉस्ट जितनी आ रही है दैट द फर्म इनकर्स, ठीक है, प्लस एनी अदर कॉस्ट दैट इज बोर्न बाय द सोसाइटी ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ अ गुड एडिशनल गुड। यानी कि उसने ज़्यादा प्रोडक्शन की है तो उसकी वजह से जो सोसाइटी है उसमें जितनी ज़्यादा कॉस्ट उसको बेयर करनी पड़ी है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट मटेरियल आउट हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा धुआं पोल्यूटेड हुआ है, पोल्यूटेड होने यानी कि एयर को पोल्यूटेड किया, उसकी वजह से जितनी कॉस्ट लोगों ने बेयर की है वो सारी की सारी मार्जिनल सोशल कॉस्ट के अंदर आ जाती हैं। उन दोनों का सम, जो एक्चुअल कॉस्ट थी और जो
लोगों ने कॉस्ट पे की, वो दोनों का सम जो है मार्जिनल सोशल कॉस्ट आ जाता है। एक्सटर्नैलिटीज़ क्या होती हैं? एक्सटर्नैलिटीज़ का मतलब ये होता है, ये एक तो पॉजिटिव भी होती हैं और एक नेगेटिव भी होती हैं। ये होती हैं कि कोई भी कंपनीज, अगर सिंपल से अल्फाज में ये है कि कंपनी से बाहर या कंपनी से बाहर ही लोगों को नफ़ा हो रहा है तो वो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, और अगर नुकसान हो रहा है तो वो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। जैसे सोशल कॉस्ट मैंने आपको बताया पॉजिटिव और नेगेटिव, ये भी बिल्कुल सेम है लेकिन ये ब्रॉड टर्म है एक्सटर्नैलिटीज़ की। अब पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी अराइजेज फ्रॉम द बेनिफिशियल स्पिलओवर्स इफेक्ट द प्रोडक्शन और द कंजम्पशन फॉर द सोसाइटी। ठीक है, एक बच्चे ने यानी कि कुछ फर्म है, ये फर्म से मुराद कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो बच्चों को अच्छी तालीम दे रहे हैं, तो उस अच्छी तालीम की वजह से जो सोसाइटी या माशरा है वो तरक्की कर रहा है, तो वो पॉजिटिव है। नेगेटिव का मतलब ये है कि एक ऐसी सोसाइटी बन गई है जिसमें लोगों को ड्रग्स के ऊपर लगाया जा रहा है, तो वो ड्रग्स बनाने वाली कंपनीज जो हैं वो बेसिकली क्या कर रही हैं, वो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ अराइज कर रही हैं इसके ऊपर, हार्मफुल फॉर द सोसाइटी के लिए वो हार्मफुल हो जाएंगे। अब इसमें ऑप्टिमल लेवल ऑफ प्रोडक्शन, इसके अंदर ये दो चीज़ें, दो डेफिनेशनें हैं, बल्कि तीन है ये बेसिकली, ये आपने अच्छे से पढ़ लेनी है क्योंकि पढ़ने वाली चीज़ें एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से पूछी जा सकती हैं। टैक्स सब्सिडी रेजेज, कब रेज होगी? प्राइस बाय शिफ्टिंग द सप्लाई कर्व वर्टिकली अपवर्ड, जब वर्टिकली अपवर्ड होगी तो फिर जो है प्राइस रेज हो जाएगी, और डाउन कब होगी? जब वर्टिकली डाउनवर्ड हो जाएगी। मार्केट फेलवर इसी तरह। अच्छा, अब दो चीज़ें आ जाती हैं इम्पोर्टेंट, वो है मेरिट गुड एंड पब्लिक गुड्स। मेरिट गुड्स क्या होते हैं? मेरिट गुड ये होते हैं कि गवर्नमेंट खुद चाहती है कि उस चीज़ को कंज्यूम किया जाए या लोगों को एम्फसाइज करें गवर्नमेंट के इस चीज़ को ख़रीदें और इस चीज़ को इस्तेमाल करें, यह आपके लिए बेहतर है। मेरिट गुड के अंदर क्या आ जाती हैं? जैसे कोरोना के दिन थे, कोरोना के दिनों में गवर्नमेंट ने खुद कहा यार आप सब लोग मास्क का इस्तेमाल करो, मास्क ख़रीदो, तो वो बेसिकली किसकी बेहतरी के लिए था? आवाम की बेहतरी के लिए था, तो वो मेरिट गुड के अंदर आ जाती हैं। मार्जिनल सोशल बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन भी जो है इज़ हायर देन द मार्जिनल प्राइवेट benefits, so is give scholarship for the subsidies to the students of education। अच्छा, अब मेरिट गुड के अंदर जो है एजुकेशन तो एक आती है कि बच्चों को कहा जाता है आप ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन हासिल करें, उससे क्या होगा कि सोसाइटी बेहतर होगी। सोसाइटी यानी कि लोगों की बेहतरी के लिए गवर्नमेंट एम्फसाइज करे किसी प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने पे। अब जो है इट थिंक दैट, अच्छा यहाँ से फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट वांट्स टू इनकरेज पीपल फॉर मोर एजुकेशन एंड इट थिंक दैट मार्जिनल सोशल बेनिफिट, जो सोशल बेनिफिट हो रहा है ऑफ एजुकेशन इज हायर देन द मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट, यानी कि लोगों को इससे ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, तो गवर्नमेंट और ज़्यादा फ़ायदा ये कर देती है कि वो स्कॉलरशिप लगा देती है बच्चों की और एजुकेशन सेक्टर्स की सब्सिडीज़ दे देती है एजुकेशन सेक्टर को। इससे क्या होगा कि यार ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज एम्फसाइज करो, बूस्ट कर देती है इस चीज़ को। ठीक है, ये बेसिकली मेरिट गुड के लाते हैं। और उसके अलावा पब्लिक गुड क्या होते हैं? अच्छा, एक पब्लिक गुड्स होते हैं और एक प्राइवेट गुड। आई थिंक सो आपके सिलेबस में प्राइवेट गुड नहीं है। वैसे पब्लिक गुड्स ये होते हैं कि इसके बेसिकली दो ही चीज़ें हैं, दो ही करैक्टरिस्टिक्स हैं। एक तो ये नॉन राइवलनेस होती हैं और दूसरी नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी। अच्छा, राइवलनेस क्या होता है? राइवलनेस का मतलब होता है कि एक बंदा अगर उस चीज़ को यूज़ कर रहा है तो उससे दूसरी बंदे की एबिलिटी जो है वो यूज़ करने की कम नहीं होती, या फिर एक बंदे के यूज़ करने से दूसरी चीज़ कम नहीं होती, वो नॉन राइवलनेस होती है, यानी कि वो चीज़ ख़त्म नहीं होगी। ऐसा तो नहीं है कि एक पैक आपने लिया हुआ है या परफ्यूम ली हुई है, एक बंदे ने लगाई हुई है, दूसरा बंदा लगाएगा तो थोड़ी सी डाउन हो जाएगी, या फिर पेन है यूज़ करने से इन कम हो जाएगी, ऐसे नहीं। फॉर एग्जांपल एयर है, एयर जो है वो जितनी मर्जी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उससे फ़िज़ा में एयर तो कम नहीं ना हो रही, तो यही वो नॉन राइवलनेस होती है पब्लिक गुड की। और दूसरी होती है नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी, यानी कि हम किसी एक बंदे को रोक नहीं सकते कि वो ये चीज़ ना इस्तेमाल करे, वो इस चीज़ का इस्तेमाल ना करे, वो नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी है। वो सांस ले रहा है, एयर को अंदर कर रहा है, एयर को बाहर निकाल रहा है, तो वो बेसिकली
अपनी मर्ज़ी से कर रहा है और हमारा उसके ऊपर कोई इख्तियार नहीं है कि हम उसको रोक लें कि यार एयर सिर्फ हमारी है। ठीक है, पब्लिक गुड्स के अंदर ये बेसिकली सिर्फ दो चीज़ें हैं और इसकी ये सिंपल सी डेफिनेशन है कि इज़ वन हुज बेनिफिट आर इंडिविजुअली स्प्रेड अमंग द इंटायर कम्युनिटी। ठीक है, बेनिफिट जो है वो पूरी कम्युनिटी के अंदर स्प्रेड हो जाते हैं, जबकि प्राइवेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट के अंदर रहते हैं, लेकिन प्राइवेट आपका टॉपिक नहीं है। तो ये था लेक्चर नंबर 23। इंशाल्लाह जो रिमेनिंग लेक्चर्स हैं उनके साथ